हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। साथियों, डेली शाम को 8 बजे आपको आरआरबी ग्रुप डी, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हमने स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट किया है। इसमें आपको साइंस और स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो विभिन्न टॉपिकों से संबंधित हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यही जो हमारे चैनल का नाम है जीडीएस जीके क्लासेस, इसी को आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्विज और पीडीएफ के माध्यम से भी आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि पानी का जो पीएच वैल्यू यानी कि मान होता है कितना होता है। देखिए, पीएच वैल्यू यानी कि 0 से 14 तक का पैमाना होता है। इसमें जो 7 होता है इसको हम उदासीन बोलते हैं। ठीक है, जिस भी किसी पदार्थ का अगर जो पीएच वैल्यू 7 है तो उदासीन होता है। 6.0 से 1 से 6.9 तक जो होता है ये आपका अम्लीय होता है। और 7.1 से 14 तक जो होता है ये आपका क्षारीय होता है। तो जिस भी पदार्थ का अगर जो पीएच वैल्यू इन संख्याओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो इस पे हम रख के जान सकते हैं। तो पानी का यहाँ पे पीएच वैल्यू पूछ रहा है तो पानी का पीएच वैल्यू होता है 7, क्योंकि पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। ठीक है, तो ये उदासीन हम इसको कहेंगे। एपिथिलिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो पानी का पीएच वैल्यू है ये आपका हो जाएगा 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमको मिलता है जल, यानी कि वाटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि जंग लगने पे लोहे का भार में क्या परिवर्तन होगा। तो जब जंग लगता है लोहे पर तो उसके भार में क्या होता है कि भार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा कि जंग लगने पे जो लोहे का भार होता है ये आपका बढ़ता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन होगा जो मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं होगा, आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका तांबा होगा ये आपके मिश्र धातु के अंतर्गत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एकदम सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो इस क्वेश्चन में, इस विकल्प में आप देखेंगे तो विकल्प में जो आपका बोरान है, बोरान का जो गलनांक होगा ना ये सर्वाधिक होता है इन 4 विकल्पों में से। ठीक, तीन जो विकल्प हैं उनसे अधिक होगा इस चौथे वाले का, यानी कि ए ऑप्शन वाले का, बोरान का। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको हाल ही मनाया गया है 28 फरवरी को। यहाँ पे फरवरी 28 को राष्ट्रीय विज्ञान, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो 28 फरवरी होता है इसको हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कारक यानी आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का यहाँ पे आविष्कारक कह रहा है, तो टेलीविज़न का आविष्कारक हो जाएंगे J.L. ब्रेयर्ड। ठीक है, एडिसन की बात करेंगे तो इन्होंने विद्युत जो बल्ब था इसका आविष्कार किया था, इन्हीं के नाम से पेटेंट भी है बल्बों का। गैलीलियो ने क्या किया था? तो दूरबीन का खोज किया था, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रैंकलिन का तो नहीं मालूम है, इन लोगों का मालूम है तो मैंने बता दिया कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, गैलीलियो ने दूरबीन का और J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का। ठीक है, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं J.L. बेयर्ड, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन मतलब जो हम, जैसे गूगल है, गूगल का एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे तो जो आपका ऑर्कुट है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। बाकी साइंस डायरेक्ट, अल्ट विस्टा और गूगल ये क्या है? सभी ये सभी आपके सर्च इंजन है, लेकिन ऑर्कुट जो होता है, ठीक है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है कोबोल क्या है। कोबोल की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो कोबोल हो जाएगा आपका कंप्यूटर भाषा। ठीक है, कोबोल क्या है? ये कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ पे आपका
जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा कि कोबोल क्या है आपका, ये आपका कंप्यूटर भाषा होगी। बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी है? बाइनरी भाषा की बात करेंगे तो 0 और 1, यानी कि ये 2 अंकों से बनी है। क्यों, किससे किससे? 0 और 1। ठीक है, ये जो अंक होते हैं ये क्या है, ये बाइनरी भाषा का अंक है। इसी 2 पे आपका कंप्यूटर चलता है, 0 और 1 पे। ठीक, इसी 2 अंकों पे ये पूरा कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। इसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल 51 होता है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है ये किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर देखेंगे साथियों तो राज्यों का जो पुनर्गठन है ये आपका किया गया था 1956 में। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1952 में गठन किया गया था उसका। भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मौलिक अधिकारों जो हमारे होते हैं इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसका निलंबन एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है और वो है आपके राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है भारतीय संसद के कितने सदन? यहाँ पे सदन पूछ रहा है तो सदन हो जाएगा आपका 2। एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। ठीक है, कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। अंग पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 3। कौन? राष्ट्रपति को इसमें ऐड कर लेंगे। और जब पूछेगा कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं तो 3 है, राज्यसभा लोकसभा या राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा। ठीक, लेकिन यहाँ पे सदन पूछा है तो ये आपके 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक हो जाएगा आपका गुजरात। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक कौन है? तो गुजरात है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला हो जाएगा आपके जामनगर, जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये रिलायंस का रिफाइनरी है, याद रखिएगा। रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो केरला में सबसे पहले ये प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो भारतीय रेलवे को सर्वाधिक जो राजस्व की प्राप्ति होती है ये आपका होता है माल के ढुलाई से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम करेंगे सही। इसके बाद है आपका दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी योजना में प्राथमिकता देखेंगे तो भारी उद्योग 1956 से 1961 तक चली थी और इसमें भारी उद्योगों को क्या दिया गया था? प्राथमिकता दिया गया था। और पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, ठीक है, 1951 से 56 तक ये चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसमें से आपको बताना है। तो जो भूमध्य रेखा है ये आपके मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, बाकी कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोयस का पठार कहाँ पे स्थित है? तो लोयस का पठार की बात करेंगे तो आपके चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट हो जाएगा कि लोयस का जो पठार है ये आपके चीन देश में स्थित है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में पैदावार होता है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार पाया जाता है भाई? तो भारत में सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है आपके झारखंड स्टेट में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर में। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार की बात करेंगे तो ये आपके केरला में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट हो जाएगा कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके केरला में स्थित है। इसके बाद है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव की बात करेंगे तो ये जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कामाख्या देवी मंदिर आपके किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर की बात करेंगे तो आपके आसाम में स्थित हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कामाख्या देवी मंदिर आपके आसाम में स्थित है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम आपसे पूछ दिया यहाँ पे। तो दुग्ध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो आपका रेनिन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। नेक्स्ट है अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल की बात करेंगे
तो अर्जुन अटवाल आपके गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी कॉर्नर की अगर जो हम बात कर लेंगे तो पेनाल्टी कॉर्नर होता है आपके हॉकी खेल से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि जो पेनाल्टी कॉर्नर है ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है।